पाचन तंत्र से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाचन की शुरुआत माउथ में होती है, यानी कि गाइस आप याद रखना। देखिए गाइस जो माउथ है हमारा मुंह, उसमें पाचन की सबसे पहली शुरुआत स्टार्टिंग होती है। और गाइस मैं यहाँ से आपको एक शॉर्ट में एंजाइम भी बता देता हूँ कौन कौन से निकलते हैं। LTDM। नमस्कार बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल जी की स्टडी हटके पर। तो देखिए बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइस क्लास लेकर आया हूँ। आपको पता ही है मैं 1000 प्लस NCERT के क्वेश्चन की गाइस सीरीज चला रहा हूँ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या गाइस आप रेलवे, ALP, ग्रुप डी टेक्नीशियन, या किसी भी एग्जाम के लिए गाइस आपको साइंस पढ़नी है, तो गाइस ये 1000 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आप लास्ट क्वेश्चन तक जरूर बने रहना। और आपको पता ही है आज आपकी तीसरी क्लास है। मैं पहली और दूसरी क्लास का करा चुका हूँ, यानी कि मैंने आपके लिए 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, हर एक क्लास में मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ। अगर 25 क्वेश्चन तो सिर्फ डिटेल में होते हैं। अगर गाइस मैं आपको बता दूं, मैं आपके कम से कम 50 क्वेश्चन आपके हर एक क्लास में हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके हर एक डाउट यहाँ से क्लियर होंगे। आप लास्ट क्वेश्चन तक जरूर बने रहना। और गाइस अभी तक आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो गाइस आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ पे जाके देख लेना, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 51। गाइस आपको पता है पहली और दूसरी क्लास में आपके लिए करा चुका हूं। तो गाइस 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपके दोनों क्लास में। ठीक है, आज तीसरी क्लास है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो गाइस हमने कथन सत्य ढूंढना है। तो देखिए दो कथन दे रखे हैं। पहला है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट है। तो गाइस सही है, वॉशिंग सोडा का नाम होता है ये, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कथन है वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। गाइस सूत्र तो आप गलत है, तो देखिए आपको याद रखना है, इसका है पहला सही है। ठीक है, सूत्र में नीचे लिख रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम यानी कि Na2 गैस CO3 यानी कि 10H2O। ठीक है, आप याद कर लीजिएगा, काफी एग्जाम में आता है। तो गैस आपको फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए। तो देखिए इसके मैं कुछ उपयोग आपको बता देता हूँ वॉशिंग सोडा के। देखिए कपड़ा धोने में सफाई एजेंट के रूप में प्रयोग होता है। और गैस याद रखना कपड़ा उद्योग में, यानी कि गैस जो कपड़े को धोते हैं, यानी कि जो घरेलू काम होते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा का यूज होता है। कभी कभी गैस आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है इनके यूज, तो गैस आप याद रखना। देखिए नेक्स्ट है कठोर जल, यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट बनाने में। आपको पता ही है, देखिए जो वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जिसकी वजह से वाटर क्या होता है, हार्ड होता है। तो वैसे आप याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वाटर में क्या होता है जिसकी वजह से वो हार्ड होता है। तो वैसे उसमें दो तत्व होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, दोनों को याद रखना। इसे सॉफ्ट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं हम, आपको मैंने बता दिया है, वॉशिंग सोडा का। नेक्स्ट है कांच साबुन और डिटर्जेंट है, उसे बनाने में काम कर आता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा। देखिए बोरेक्स और अन्य सोडियम यौगिकों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। आपको वैसे पता ही है, याद रखना बोरेक्स का काफी बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बोरेक्स को बनाने में किसका यूज करते हैं, तो आप याद रखना वॉशिंग सोडा का, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कांच साबुन और डिटर्जेंट भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है। इसके उपयोग सभी आपको याद रखने, हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का। गाइस आपको मैंने नाम तो बता ही दिया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केक ब्रेड आदि बनाने में फुलाने वाला पदार्थ बेकिंग पाउडर का भाग है। अब गया गाइस याद रखना, इसका उपयोग करते हैं हम बेकिंग सोडा का केक और ब्रेड गाइस आदि फुलाने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहीं बेकरी में आपको पता ही, जो बेकरी का काम होता है उसमें गाइस इनका यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का। तो गाइस इसका नाम याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला भी याद रखना। ठीक है, NaHCO2 है। सही है, 3 है, आप याद रखना, मैंने लिख दिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर में इसका प्रयोग करते हैं। गाइस याद रखना, जो बेकिंग सोडा है इसका प्रयोग किस में करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोनों ही क्वेश्चन को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसका राइट आंसर पहला था, यानी कि दूसरा गलत है, जिसकी डिटेल मैंने आपको नीचे बता दी है। ठीक है, याद रखना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 52। गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गैस आपको बताइए काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो गैस इस पर स्टार लगा लीजिएगा। गैस वो दिए थे आइजैक न्यूटन ने, और गैस आप सन भी याद रखना 1687 में दिए थे। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम। तो देखिए तीनों नियमों को मैंने नीचे लिख दिया है। तो देखिए प्रेरणा नियम है, जिसे का जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। कोई वस्तु तब तक अपनी स्थिति या अवस्था या समान वेग से सीधी रेखा में गति करती है जब तक कि उस पर कोई विराम बल असंतुलित बल ना लगाया जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु रखी है या कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, अपने विराम में खड़ा है, जब तक किसी और पीछे से आए हुए व्यक्ति ने उसको धक्का या उस पर कोई फोर्स नहीं लगा दिया, यानी कि फोर्स लगाने, यानी कि जिस फोर्स से वो खड़ा है उससे ज्यादा फोर्स, यानी कि असंतुलित फोर्स उस पर लगाने से अगर वो मोशन में आ गया, ठीक है, आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया, या तो गाइस एक चीज होगी, या तो कोई वस्तु है या व्यक्ति है गति में आ रहा है तो गति में ही रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स ना लगा दिया जाए उसे रोकने के लिए। ठीक है जी, गति का जड़त्व का नियम हो गया। एक होता है विराम का जड़त्व, अगर कोई चीज स्थिति में है तो वो स्थिति में ही रहेगी अपनी विराम में जब तक। तो कैसे आप याद रखना, ये जड़त्व का नियम है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, जैसे कि दरी को झड़ाने पर धूल करके नीचे गिरना, ठीक है, पेड़ को हिलाने पर फल फूल का नीचे गिरना, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं।
आप देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो कैसे आप नाम जरूर याद रखना। गैलीलियो का जो पहला नियम है वो जड़त्व का नियम है। ठीक है, देखिए दूसरा है नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह बल की दिशा में होती है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है या कैसे क्वेश्चन आता है, बल की दिशा किस नियम से मिलती है? तो कैसे आप याद रखना, गति के दूसरे नियम से, यानी कि जो कैसे न्यूटन का दूसरा नियम है उससे मिलती है बल की दिशा। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला है गाइस, देखिए देखिए तीसरा है तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, और वैसे हम तीनों को ही आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है तीनों। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 53, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला है, बल किसी वस्तु की गति बदल सकता है। तो गाइस सही है, बल किसी भी वस्तु की गति बदल सकता है, यानी कोई वस्तु है अगर अपने वो गति में आ रही है तो गाइस उस पर हम बल लगाकर उसकी गति को कम कर सकते हैं। ठीक है, पहला सही है। तो देखिए दूसरा, बल किसी वस्तु के आकार को बदल सकता है। देखिए गाइस मान लीजिए कोई पदार्थ है गैस में या गैस द्रव में, यानी कि अपने जैसी भी आकृति में है, तो गैस उस पर हम एक फोर्स लगाएंगे जिससे उसके आकार में बदलाव आ जाता है। ठीक है, आपको पता ही है गैस के आकार में बदलाव आ जाता है या गैस लिक्विड के में, तो दोनों ही सही है, याद रखना दोनों कथन। उसकी गति को भी बदल सकता है और आकार को भी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नीचे दिए रखे हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए बल एक सदिश राशि है, आपको गैस पता ही है बल सदिश राशि है जिसका फॉर्मूला है F बराबर ma, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, देखिए बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन है, याद रखना। असंतुलित बल वस्तु की गति में परिवर्तन करता है। तो गैस काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि जो असंतुलित बल होता है वस्तु की गति में क्या कर देता है, परिवर्तन। यानी कि कोई व्यक्ति है 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आ रहा है, अगर यहाँ से हम 15 या 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार या गैस फोर्स लगाएंगे उस पर हम, तो उसकी गति में क्या आ जाएगा, परिवर्तन। यानी कि असंतुलित बल, जो हम पे जितना बल लगा रहा है उससे ज़्यादा बल लगाना या उसके निर्भर, यानी कि उसकी बैलेंसिंग में ना आने देना, उसकी तुलना हमसे हो ही ना पाए, तो वो होता है असंतुलित बल। संतुलित बल वो होता है यानी कोई हम पे 5 न्यूटन का बल लगा रहा है और हम भी उससे 5 न्यूटन का लगा रहे हैं, तो बस इक्वल हो जाएगा, बराबर। तो उसमें क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं सबसे आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ गैस, बस इतना याद रखिए, संतुलित बल वो होता है जो बराबर बल लगा रहे हैं, यानी कि 5 न्यूटन और 5 न्यूटन। असंतुलित बल वो होता है जो कोई गैस मुझ पर 5 न्यूटन का कोई बल लगा रहा है, मैं उस पर 10 न्यूटन का बल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया। ठीक है, दोनों लाइन को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है बल का प्रभाव उसकी दिशा और परिणाम पर निर्भर करता है। आपको ऐसे पता ही है बल क्या एक सदिश राशि है, और सदिश राशि जितनी भी है वो दिशा और परिणाम दोनों पर निर्भर करती है। तो चलिए गाइस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग मिश्रण से कोलाइड कणों को अलग करने के लिए किया जाता है? तो देखिए गाइस, उसका नाम है अपकेंद्रित कण, यानी कि कोई भी कोलाइड कण है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए दूध है, मिल्क। ठीक है जी, क्या एक कोलाइड है, अगर इसके कणों को मैं दूर कर दूं, यानी कि जो भी इसमें कण है इसके पेम पार्टिकल्स, अगर मुझे वो अलग अलग करने हैं तो गाइस वो विधि होती है अपकेंद्रीकरण। याद रखना, इसका राइट आंसर है सी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलाइड विलयन एक मिश्रण है। ठीक है, देखिए जो जो विषम मिश्रण होता है कोलाइड, याद रखना। देखिए इसके कणों का आकार गाइस 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और गैस आपको बिलियन का भी याद रखना है। देखिए जो बिलियन का होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, याद रखना, बिलियन का 1 नैनोमीटर से कम, कोलाइड का 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है। और गैस निलंबन होता है, वो भी एक विषमांगी मिश्रण होता है, उसका गैस 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, बट गैस हम जो कोलाइड होते हैं उसे नहीं देख सकते, आप याद रखना, जिनका आकार होता है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक। देखिए कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोलाइड कण हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, कोलाइड के कणों को नहीं देख सकते, बस निलंबन के को देख सकते हैं, क्योंकि उसका आकार कितना होता है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा। नेक्स्ट है, कोलाइड कण छनन से अलग नहीं किया जा सकता। मैंने गाइस आपको बता ही दिया, यानी कि जो गाइस फिल्ट्रेशन होता है उससे अलग नहीं कर सकते, बट अब केंद्रीय कण से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है, कोलाइड विलयन स्तर होता है, यानी कि कण नीचे नहीं बैठते। नेक्स्ट है, कोलाइड विलयन में टिंडल प्रभाव पाया जाता है, आप कैसे याद रखना, यानी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं टिंडल प्रभाव किस किस में पाया जाता है, तो कैसे आप याद रखना, जो कोलाइड विलयन होते हैं उनमें टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, उन्हें भी याद रखना। देखिए कोलाइड कण ब्राउनियन गति कहते हैं, यानी कि जो कोलाइड कणों की जो गति होती है उस गति को क्या बोलते हैं, ब्राउनियन गति। नेक्स्ट है, इसमें दो भाग होते हैं, यानी कि विस्तृत अवस्था और विसरण माध्यम। ठीक है, दोनों ही माध्यम होते हैं, यानी याद रखना। देखिए नीचे मैंने आपके लिए पॉइंट बना रखा है, यानी दूध, धुआं, कोहरा और गैस जेल, ये सभी क्या कोलाइड के उदाहरण है, और गैस इन सभी में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई टिंडल प्रभाव क्या होता है, यानी कि एक तरफ से लाइट गुजारी जाती है टिंडल प्रभाव से, अगर वो बिखर गई लाइट
ठीक है, तो वही टिंडल प्रभाव होता है। काफ़ी सिंपल है, मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा किस तरह से होता है, किसी इमेज से समझा दूंगा, ये शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो बस अभी तक के लिए आप जो पॉइंटों को जरूर याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, पौधों में लचीलापन किस स्थायी ऊतक के कारण होता है जो पौधों के विभिन्न भागों जैसे प्रहोर और लताओं के तने को बिना टूटे झुकने में सच्चा बनाता है। यानी गाइस जो पौधों को लचीलापन प्रदान करता है उसके बारे में पूछ रहा है, कोई स्थायी ऊतक कौन सा इनमें से। तो देखिए गाइस जितने भी हैं सभी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर है बी, कोलेन कायमा। जी गाइस जो कोलेन कायमा होता है काफी लचीला होता है। ठीक है, वो याद रखना ये क्या है, स्थायी ऊतक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए गाइस जो सरल स्थायी, देखिए मैं आपको बता दूं टिश्यूज को, जो प्लांट टिश्यूज होते हैं इन्हें कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से गाइस कुछ भाग हैं स्थायी, यानी कि एक सिंपल में आता है और एक कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो देखिए जो सिंपल स्थायी उत्तक होते हैं वो है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और सोलेनकाइमा। ठीक है, देखिए जो पेरेन्काइमा होता है ये भोजन का संग्रहण करता है। ठीक है, जो कोलेनकाइमा है वो लचीलापन और सहारा देता है, यानी कि पौधों में। और सोलेनकाइमा गाइस कठोर होता है, मजबूत। और गाइस सोलेनकाइमा से एक इंपॉर्टेंट और रखना, ये क्या होता है, मृत कोशिकाओं का बना होता है सोलेनकाइमा। जो नारियल के, यानी कि जो गाइस नारियल का जो भारी आवरण होता है वो सोलेनकाइमा कोशिकाओं में बना होता है। मैं जब आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाऊंगा तो उसमें काफी डिटेल में बता दूंगा सभी। ठीक है, तो गाइस अभी तक के आप इतना याद रखिए, जो पौधों कठोरता और मजबूती प्रदान करता है सोलेनकाइमा। ठीक है, ये मृत कोशिका का बना होता है। और गाइस कोलेनकाइमा जी क्या होता है, पौधों को सहारा और लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, देखिए नीचे जो जटिल स्थायी ऊतक है जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम क्या होते हैं, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करते हैं। और गैस फ्लोएम होते हैं जो भोजन का परिवहन करते हैं। देखिए इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो जाइलम होता है वो एक दिशा वाला होता है, जो जड़ों से सीधे पौधों के ऊपर की ओर जाता है। बट गाइस जो फ्लोएम होता है वो दोनों दिशाओं में जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है। ठीक है, जो फ्लोएम होता है वो दो दिशा वाला होता है और जाइलम एक दिशा वाला होता है। और गाइस दोनों का आप कार्य भी याद रखना, इन सभी का टिश्यूज का क्या क्या कार्य होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो चलिए फिर गाइस आप याद रखना, जो पौधों को लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय क्षारीय प्रगति की जांच करने के लिए प्रयुक्त सूचक है। तो देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, देखिए तीनों ये, यानी कि डी इसका राइट आंसर। देखिए जो फिलोफ्थेलिन होता है जी गाइस, अम्ल में क्या होता है, रंगीन होता है, यानी कलरलेस। आप गाइस याद रखना ये अम्ल में क्या होता है, रंगीन होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, रंगीन होता है फिनोल्फथैलीन। बट गाइस ये क्षार में क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। आप गाइस याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है अम्ल और क्षार में इनका कलर कैसा होता है। और देखिए जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये अम्ल में लाल होता है और क्षार में पीला होता है। ठीक है, इससे भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लिटमस गाइस अम्ल में लाल, ठीक है, और जो क्षार में होता है वो नीला होता है। अब गाइस इन तीनों को जरूर याद रखना, काफ़ी एग्जाम में आ चुके हैं, एसिड और बेस से संबंधित आते रहते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा जो एसिड होता है जो वाटर के साथ मिलकर H+ आयन देता है। ठीक है, और बेस होता है वो OH- आयन देता है। इन्हें का जरूर याद रखना, आपसे काफ़ी डिटेल में पूछ लेता है। तो गाइस दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। एसिड है H+ आयन देता है और क्षार है OH- आयन देता है। देखिए जो pH वैल्यू जिनकी 7 से कम होती है उनकी वो गाइस एसिड होते हैं, और जिनकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है वो बेस होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, यानी कि जो 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसकी 7 से अधिक है वो क्षारीय बेस है, और जिसकी 7 से कम है वो एसिड है। ठीक है, जैसे कि जठररस है, जिसकी पीएच वैल्यू 1.2 होती है। ठीक है, इन्हें अगर जरूर याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 56, देखिए गाइस जो क्वेश्चन 56 है, एक ठोस लोहे की छड़ को पानी की सतह पर रखा गया है। यानी गाइस जो कुछ पानी की सतह है इस पर क्या रखा गया है, एक ठोस लोहे की सतह यानी कि छड़ है। ठीक है, क्या होगा यदि लोहे की छड़ पर पानी का ऊपर की ओर लगने वाला बल उस पर लगने वाले नीचे के बल से अधिक होगा। यानी कि मान लीजिए जो पानी का फोर्स है उसका ऊपर की ओर ज़्यादा बल लग रहा है, जितना जो वस्तु है जिसका होता है उसका भार है, उसके भार की वजह से जितना बल गाइस नीचे की ओर लग रहा है उससे कई और ज़्यादा ऊपर की ओर लग रहा है वाटर का। ठीक है, तो गैस आपको पता ही है, अगर नीचे से ऊपर की ओर ज़्यादा बल लग रहा है तो गैस वस्तु क्या होगी, तैर जाएगी। अगर ऊपर से नीचे की ओर ज़्यादा लग रहा है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, तो गैस जब नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। तो इसका राइट आंसर है बी। और गैस मैंने 55 का आपको बता ही दिया, इसका राइट आंसर डी है। और तीनों को गैस आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जी वाली एसिड और बेस को भी याद रखना, जी H+ आयन देता है और जी OH+ आयन देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, कौन सा कार्य कोष्ठकीय परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो देखिए गाइस जो परिवहन मार्ग और निवारण दोनों में जो कार्य करता है उसका राइट आंसर है बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो गाइस याद रखना, देखिए जैसे एंडोप्लाज्मिक जालिका या गाइस रेटिकुलम भी बोल सकते हैं,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से हर बारी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनता है सेल से, तो गैस यहाँ से रूल बनेगा। ठीक है, देखिए जी दो प्रकार की होती है, एक होता है गैस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जो स्मूथ होता है इस पर वसा और प्रोटीन का जो गैस वसा होती है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और रफ होती है जहाँ पे गैस प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, ये गैस दोनों चीज़ों को याद रखना। ठीक है, स्मूथ पर देखिए ऐसे याद रख लीजिए कि थोड़ी सी ट्रिक से, जो स्मूथ होता है यानी कि थोड़ा हल्का होता है और चिपचिपा होता है। ठीक है, स्मूथ का मतलब थोड़ा फील करो इस चीज़ को, स्मूथ मतलब हल्का हल्का और थोड़ा चिकना। तो गैस चिकना क्या होगा, वसा होगा, फेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है स्मूथ पर फेट यानी कि वसा का निर्माण होता है, और रफ होता है गैस, रफ पे क्या होता है प्रोटीन का। तो ऐसे याद रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखे हैं नीचे। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। गैस ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं से हैंड टू हैंड काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है यानी कि यूनिट। नेक्स्ट है केंद्रक कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जो गैस केंद्रक होता है यानी कि जो एक सेल है, सेल के अंदर गैस केंद्रक है। ठीक है, कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं सबको कौन नियंत्रित करता है, केंद्रक। तो गैस ये बोल रहा है ये सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी कि लाइसोसोम, माइक्रोकांडिया, अंतर्प्रद्रव्य जालिकाएं, जो भी है सभी को। देखिए नेक्स्ट है माइक्रोकांडिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। देखिए आपको पता ही है जो एटीपी होता है गैस, जो कोशिका की क्या है मुद्रा है एटीपी, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है, माइक्रोकांडिया में होता है। तो गैस जब एटीपी का निर्माण होता है तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, माइक्रोकांडिया से मिलेगी। तो उसी की वजह से गैस माइक्रोकांडिया को बोलते हैं पावर हाउस, याद रखना। नेक्स्ट है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। गैस आपको पता ही है जो रफ है वो क्या करता है, राइबोसोम का निर्माण करता है, जहाँ से क्या मिलता है, प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकीय परिवहन में सहायक है, मैंने कैसे आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी पदार्थ पैकेजिंग और स्त्राव का कार्य करता है, या गैस करता है, याद रखना गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग का। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा शॉल का उदाहरण है। तो देखिएगा जो शॉल का उदाहरण है वो है पेंट, इसका राइट आंसर सी है। देखिएगा इस मिल्क आपको पता है दूध जी क्या एक कोलाइड है, आप याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दूध क्या एक कोलाइड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित विकल्पों में से सही जोड़ी का चयन करें। गैस इनमें से सही बताना है। देखिए जो लाल लिटमस होता है वो क्षारीय है, नहीं गैस, जो लाल लिटमस होता है वो अम्लीय होता है, आपको पता ही है। जो लिटमस होता है उसे अम्ल में डालने से क्या होता है, लाल हो जाता है, और क्षार में डालने से नीला। तो गैस पहला तो गलत हो गया। नेक्स्ट है नीला लिटमस अम्ल है, नहीं, नीला लिटमस क्या होता है, क्षारीय होता है, तो गैस ये भी गलत हो गया। फिनोल्फथैलीन क्षार में गुलाबी होता है, हाँ गाइस ये सही है। देखिए जो फिनोल्फथैलीन होता है अम्ल में क्या होता है, रंगीन होता है यानी कलरलेस होता है। ठीक है, याद रखना। बट गाइस जो क्षार में होता है जो गुलाबी होता है, या गाइस हम फिनोल्फथैलीन को बोलते हैं, ये क्षार का सूचक भी बोल सकते हैं इसे हम, क्षारीय सूचक है एक। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से देख लीजिएगा। अम्ल में ये रंगीन होता है और क्षार में क्या होता है, गुलाबी हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मिथाइल ऑरेंज होता है जी गाइस अम्ल में लाल होता है और क्षार में क्या होता है, पीला। अब गाइस दोनों को याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, पाचन तंत्र में भोजन के संचरण का सही क्रम कौन सा है। तो देखिएगा जो पाचन तंत्र का है क्रम, तो देखिए आपको कैसे पता ही है, सबसे पहले क्या आता है, मुगुआ। ठीक है, उसके बाद में आती है ग्रास नली, फिर कैसे आता है अमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुर्दा। ठीक है, ये क्रम है, तो कैसे इसका राइट आंसर है बी। देखिए सबसे पहले मुगुआ है, फिर ग्रास नली, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ठीक है, यहाँ से आगे की बात की जाए फिर मलाशय आएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है बी। और गैस याद रखना जी एग्जाम में सीरीज भी काफ़ी पूछता है पाचन तंत्र से। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाचन की शुरुआत माउथ में होती है, यानी कि गैस आप याद रखना। देखिए गैस जो माउथ है हमारा मुंह, उसमें पाचन की सबसे पहली शुरुआत स्टार्टिंग होती है। और गैस मैं यहाँ से आपको एक शॉर्ट में इंजाइम भी बता देता हूँ कौन कौन से निकलते हैं, LTDM, यानी कि लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। ठीक है गैस LTDM आप जरूर याद रखना, ये एक शॉर्ट है, बस आपको यही पहले पहले शब्द याद रखने हैं। देखिए एल से लाइसोजाइम बनता है, टी से टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूलिन। देखिए 4 एंजाइम निकलते हैं हमारे मुंह से, जो पाचन की शुरुआत करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ग्रास नली, भोजन को अमाशय से जोड़ती है, आपको गैस पता ही है जी मुगुआ है, यहाँ से गैस ग्रास नली जाती है अमाशय में। ठीक है, जो गैस मुगुआ और अमाशय को जोड़ने का काम करती है, जिसमें गैस पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। अगर आपसे पूछिए क्वेश्चन में पाचन क्रिया कहाँ नहीं होती, तो गैस आप याद रखना ग्रास नली में। देखिए छोटी आंत पाचन का अवशोषण का मुख्य स्थान है। देखिए गैस जो पाचन और अवशोषण का क्या होता है, देखिए जो अवशोषण है वैसे ज़्यादातर है बड़ी आंत में होता है, बट गाइस यहाँ पे पाचन और अवशोषण दोनों होता है, ये आप पॉइंट जरूर याद रखना। देखिए छोटी आंत में विल्ली पाई जाती है जो अवशोषण बढ़ाती है। देखिए गाइस जो छोटी आंत होती है हमारी,
उसमें क्या होता है, जो लास्ट में विल्ली जैसी संरचना पाई जाती है, यानी कि उंगलियों जैसी संरचना, ये क्या करती है, एरिया बढ़ाने का काम करती है, यानी कि अवशोषण करती है। ठीक है, आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विल्ली यानी कि उंगलियों जैसी संरचना कहाँ पे पाई जाती है, तो कैसे आप याद रखना, छोटी आंत में। नेक्स्ट है लीवर, पित्त रस बनाता है। नेक्स्ट, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आप याद रखना, बड़ी आंत में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, बस इसमें क्या होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 61, यदि लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका पावर हाउस है? तो देखिए गाइस, जो हमारे सेल है, सेल में केंद्रक होता है, कुछ कोशिकांक होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, माइक्रोकांडिया, गोल्जी बॉडी। ठीक है, कुछ ऐसे ही। तो गाइस उसमें जो एक लाइसोम होता है, जो क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, तो गाइस इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। तो गाइस उसी तरह से जो माइक्रोकांडिया होता है, उसे क्या बोलते हैं, पावर हाउस। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर है बी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ऊर्जा यानी कि एटीपी का उत्पादन करता है। कौन गाइस, माइक्रोकांडिया। ठीक है, आप याद रखना, जिस इसमें क्या चलते हैं, क्रीप चक्कर चलते हैं, इसके फलस्वरूप से क्या मिलते हैं हमें, एटीपी। इसे याद रखना, क्या बोलते हैं, कोशिका की मुद्रा। नेक्स्ट है माइक्रोकांडिया में अपनी डीएनए और राइबोसोम होता है। तो देखिए गाइस, अगर आपसे पूछे सेल में किसमें खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं, देखिए गाइस, एक होता है गाइस माइक्रोकांडिया में, एक केंद्रक में होता है। ठीक है, बस गाइस तीन पूछे जाते हैं, एक केंद्रक में होता है और एक होता है प्लास्टिड में। ठीक है, ये गाइस हमें नहीं पाया जाता, यानी कि जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य में नहीं पाए जाते। तो वैसे आप याद रखना, प्लास्टिड में, माइक्रोकांडिया और केंद्रक में। ठीक है, बस इन तीनों में क्या होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं और डीएनए होते हैं। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? तो गैस वो होता है नाभिक में। देखिए ये क्या है, परमाणु है, इसके बीच में जो सेंटर है नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो गैस यहाँ पे अधिकांश जो सेंटर में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, किसका, परमाणु का। और गैस मैं आपको बता दूं, जो इसकी त्रिज्या होती है नाभिक की, वो 10⁻⁻50 होती है। ठीक है, आप याद रखना। गैस आपको अगर पूछे परमाणु यानी कि नाभिक की पूछे आपको, तो 10⁻50। अगर आपको परमाणु की पूछे तो 10⁻−10 मीटर। ठीक है, आप दोनों ही वैल्यू याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रदरफोर्ड ने 1911 में के आधार पर परमाणु मॉडल दिया था, और गैस इसमें से कौन सी किरण निकाली थी, अल्फा किरण। ठीक है, आप ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से परमाणु का नाभिक की खोज हुई थी। आप गैस याद रखना, न्यूक्लियस की खोज हुई थी, रदरफोर्ड ने की थी। कब, 1911 में। तो चलिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 63। देखिए गाइस 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो देखिए गाइस, जो संयोजी उत्तक होते हैं वो रक्त, अस्थि और गाइस उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये तीनों ही क्या है, संयोजी उत्तक है। बट गाइस जो उपकला उत्तक है यानी कि एपिथेलियम टिश्यू, जब कोई संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बस तीनों को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड, बोन और कार्टिलेज, तीनों ही क्या है, एक संयोजी उत्तक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64, त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण को क्या कहते हैं? तो देखिएगा, जो बीच के कोण को बोलते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, याद रखना, इसका राइट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 65, अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो गाइस इसका राइट आंसर है सी, अंडाणु का निर्माण। आपको गाइस पता ही है, अंडाशय में किसका नियंत्रण होता है, अंडाणु का। जिसका राइट आंसर सी है। देखिए कुछ कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महिला प्रजनन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग जो अंडे यानी कि हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन निकालते हैं। जो हार्मोन्स होते हैं, ये गाइस फीमेल हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन। ठीक है, ये गाइस एक हार्मोन्स और होता है, रिलैक्सिन होता है। आप गाइस याद रखना, ठीक है, रिलैक्सिन। तीन प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इन तीनों को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फोलोपियन ट्यूब, अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाती है। और यहाँ अंडाणु का क्या होता है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे होता है, फोलोपियन ट्यूब में। आपको गैस पता ही है, यानी कि महिला का एग और जो गैस मेल होता है उसका स्पर्म, दोनों का मिलना कहाँ पे होता है, फोलोपियन ट्यूब में। यहाँ पे ही होता है निषेचन की क्रिया यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया। इन दोनों के मिलने से क्या मिलता है, जाइकोट बनता है, यानी कि युग्मनज, जिसको बोलते हैं निषेचन। देखिए नेक्स्ट है, मानसिक धर्म में गर्भाशय की आंतरिक परत का क्षय या गैस बहाव होता है। आपको गैस पता ही है। नेक्स्ट है, महिला प्रजनन प्रणाली में हार्मोन्स मानसिक चक्र और प्रजनन नियंत्रित करते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रजनन से संबंधित। आप गैस सभी लाइनों को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ध्रुवीय आवेशित हीलियम आयनों को निम्नलिखित में से किसके रूप में जाना जाता है? देखिए गैस, जो हीलियम होता है यानी कि हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम आता है,
जब गाइस ये दोनों अपने आवेशित कणों को खो देता है तो गाइस ये दो आवेश क्या हो जाता है, हीलियम बन जाता है, यानी कि ध्रुव आवेशित हीलियम। देखिए H+2 बन जाता है। ठीक है, आप याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर है सी, अल्फा कण बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल पे हो सकता है। इस प्रकार के खंडन के पैटर्न किस प्रोटोजोआ में देखे गए हैं? तो गैस वो है राइट आंसर ए, अमीबा में। देखिए किसी भी तल पे इसमें क्या होता है, विभाजन हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए है, अमीबा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक कोशिकीय यानी कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। देखा इससे सभी क्या हैं, तीनों ही एक कोशिकीय है। आप याद रखना, क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है एक कोशिकीय जीव कौन है, तो बस तीनों नामों का आप याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लेना। नेक्स्ट है अमीबा किसी भी तल में विभाजित, यानी गाइस जो अमीबा होता है वो बाइनरी फ्यूजन करता है, यानी कि दो विभाजन। ठीक है, और ये गाइस किसी भी तल पे कर लेता है। देखिए नेक्स्ट है पैरामीशियम, सीलिया से चलता है, यानी कि जो पैरामीशियम होता है, देखिए इस पैरामीशियम की जो आकृति होती है वो एक चप्पल की तरह होती है। ठीक है, और इसके गाइस जो बाहर की तरफ क्या होते हैं, ये बालों जैसी संरचना होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, सीलिया। और गाइस इसी की वजह से क्या करते हैं, मोशन यानी गति करते हैं। आप गाइस याद रखना, इनका जो चलन होता है वो सीलियों के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है ईस्ट। जो कहते हैं कि जो ईस्ट होता है, जो अपना प्रजनन करता है वो बडिंग के द्वारा करता है। ठीक है, आप याद रखना, जितने भी इंपॉर्टेंट है। और गाइस आप तीनों को याद रखना, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ये तीनों ही क्या है, एक कोश की हैं। और अमीबा गाइस बाइनरी फ्यूजन से करता है, और ईस्ट है बडिंग से करता है, यानी हाइड्रा। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 68। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार किस रंग का होता है? देखिएगा जो रंग होता है उदासीन का वो होता है काला। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। देखिएगा जो लाल होता है ये लाइव वायर होता है। देखिए में इंपॉर्टेंट लाइन है कुछ, लाइव तार का रंग लाल होता है। ठीक है, जो गैस अर्थ वायर होता है उसका हरा होता है। और घरेलू उपकरणों में गैस जो फ्यूज़ होता है वो हमेशा वो क्या होता है, लाइव तार से लगा हो यानी लगाया जाता है। जो गैस लाइव तार होता है, आपको गैस पता ही है, जब बिजली अचानक से आती है कभी कभी फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक है, तो गैस वो क्या होता है, एक लाइव तार से ही लगा होता है, इसका रंग कैसा होता है, लाल। ठीक है, और अर्थ वाइव का याद रखना ग्रीन होता है। उदासीन का क्या होता है, ब्लैक। आप गैस तीनों को याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं, खास करके एलपी और टेक्नीशियन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 69। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है? देखिए गाइस जो निषेचन होता है यानी फर्टिलाइजेशन, देखिए जो अंडाशय है ये क्या करता है, अंडाणु का निर्माण करता है। गर्भाशय, यहाँ पे जो गाइस भ्रूण होता है बच्चा, उसका विकास होता है। ठीक है, और देखिए जो गाइस शुक्राणु होता है ये मेल स्पर्म होते हैं। ठीक है, ये अकेले फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, बट गाइस इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है अंडाणु। ये गाइस स्पर्म के साथ में मिलकर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन मैंने आपको बताया था वो फोलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, अगर ये भी याद रखना। इसका राइट आंसर है डी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निषेचन में अंडाणु और शुक्राणु का मिलना होता है, अगर मिलना कहाँ पे होता है, फोलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है निषेचन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन क्रिया स्पर्म प्लस ओवम से क्या मिलता है, जाइगोट बनता है। और गाइस मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे बनता है, फोलोपियन ट्यूब में। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट की तरफ देखिए क्वेश्चन नंबर 70। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन्स रिलीजिंग कारक स्रावित करता है और प्यूटरी ग्रंथि को वृद्धित हार्मोन स्रावण करने के लिए उत्तेजित करता है? तो गैस जैसे कि मान लीजिए जो गैस पीयूष ग्रंथि होती है वो क्या करती है, वृद्धि हार्मोन निकालती है। ठीक है, जब वो निकालती नहीं है यानी कि रिलीज नहीं करती है, तो गैस पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करता है हाइपोथैलेमस। तो गैस आप याद रखना, इसका राइट आंसर है बी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली बार एएलपी में आया था, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस है। तो गैस आप याद रखना। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, आप वैसे याद रखना पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट है मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन्स रिलीजिंग हार्मोन का स्राव करता है। तो गैस इसका नाम भी याद रखना। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन का कहता है स्राव, मैंने आपको बताया था, जब पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन नहीं निकालती है तो उसे उत्तेजित करता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि अन्य स्रावित ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 71। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव अभिलक्षणित है? तो देखिए आप गाइस देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कहीं ना कहीं से घुमा के सारा क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिएगा जो लिक्विड है द्रव, आपको गाइस पता ही है इसका कोई आकार तो निश्चित नहीं होता, बट गाइस इसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। यानी कि मान लीजिए जी क्या एक गिलास है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। आपको गाइस पता ही है, मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी है। ठीक है, अगर मैंने गिलास से इसे मैं जमीन में फैला दिया, या गैस मैंने किसी और बीकर में यानी किसी और गिलास में डाल दिया जिसका शेप इसके शेप से अगल हो, मान लो इसका ऐसा शेप है, यानी कि ऐसा है। ठीक है, अगर जी मैंने भर दिया पानी से,
तो इसका क्या होगा, आयतन तो बदल गया ना, यानी कि सॉरी, इसका आकार तो बदल गया, यानी कि इसमें कैसा शेप था इसका और इसमें कैसा है, ठीक है। बट इसका जो आयतन है इसमें भी 1 लीटर रहेगा, इसमें भी 1 लीटर रहेगा। तो गैस आप समझिए मेरी बात को, ठीक है। इसका आयतन तो निश्चित होता है बट इसका आकार निश्चित नहीं होता, किसका, लिक्विड का। इसका राइट आंसर है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 72। यदि एक सीधी सड़क पर चल रही कार, यानी मान लीजिएगा जो एक सीधी सड़क है, इस पर कोई कार चल रही है, ठीक है, कार। देखिए समान समय अंतराल में असमान मात्रा में गति बढ़ती है, यानी कि एक समान समय, यानी कि हर एक सेकंड में एक असमान गति बढ़ती जा रही है। तो कार किस गति में चल रही होगी। तो गैस मान लीजिए जिसकी गति असमान है, यानी कि गति कोई निश्चित नहीं है और समय निश्चित है, तो गैस इसका जो वेग होगा वो असमान होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है बी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस जो आपके समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। देखिए समान समय में यदि समान मात्रा में गति बढ़ती है तो गैस वो क्या होगा, समान त्वरित गति होगी, ठीक है। आप याद रखना, समान समय में यदि समान मात्रा में गति बढ़ती है तो। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यदि समान समय में यदि असमान मात्रा में गति बढ़ती है तो असमान त्वरण गति होगी। बस दोनों को याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 73। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। देखिए गाइस जो दो दे रखी हैं इन्हें गाइस मैच करना है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जो बेकिंग सोडा होता है इसका काम कहाँ पे करते हैं, बेकरी में, यानी केक और ब्रेड जैसी चीज़ों को बनाने में। तो इसका पहले को मैं 2 से कर देता हूँ। तो गाइस देखिए पहला मैंने क्या किससे कर दिया, सेकंड से। और देखिएगा जो वॉशिंग सोडा होता है इसका काम होता है कठोर जल को सॉफ्ट बनाना। आपको गाइस पता ही है जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। तो गाइस बेकिंग सोडा क्या होता है, उसे सॉफ्ट कर देता है। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका काम गाइस होता है शौचालय में, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे इसका काम होता है साबुन का निर्माण करने में, कागज का। तो कैसे याद रखना, डी को कर देता हूँ पहले से। तो कैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप देख लीजिएगा मैच करके। तो चलिए इन्हें जरूर याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 74। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। देखिए गाइस ये अंग है और ये क्या है, कार्य है। आपको गाइस बताइए हमारी सेल है, सेल के अंदर केंद्रक, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अदर गाइस जितने भी कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर के, इनके कुछ ना कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। तो गाइस उन्हीं के बारे में दे रखा है। देखिए जो माइक्रोकांडिया होता है मैंने अभी अभी आपको बताया था, जी क्या है, जिसे पावर हाउस बोलते हैं। तो ठीक है, एक काम कर देंगे दूसरा, यानी कि ऊर्जा का उत्पादन। तो देखिए गाइस इन चारों में से किसका है, पहले का चौथे का है, ठीक है, पहला और चौथे का है ए का 2। फिर है गाइस राइबोसोम। देखिए जो गाइस राइबोसोम है इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। मैंने गाइस आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होती है, 2 जगह में जुड़ी होती है, यानी कि 2 जगह होते हैं। एक होता है इसका रफ भाग होता है और एक होता है इसका स्मूथ। स्मूथ पे क्या होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, यानी कि वसा का। और गाइस जो रफ होता है इस पे क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन गाइस 2 होते हैं, एक 70S होता है और एक क्या होता है, 80S होता है, ठीक है। जो 70S प्रोटीन होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और गाइस 80S होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो देखिए बी का क्या है, 3। तो गाइस क्वेश्चन यहीं से हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मैं गाइस आगे आपको बता देता हूँ। देखिए जो लाइसोम होता है वो कोशिका के क्या होगा गाइस, अपशिष्ट पाचन, यानी कि आपको पता ही है लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर जो पाचन क्रियाएं होती हैं उन्हें करता है, यानी कि आत्महत्या की थैली भी कह सकते हैं गाइस। इसके अन्य अन्य नाम है, देखिए पाचन करता है ये, आत्महत्या की थैली, एटोबम, इसी तरह से इसको जाना जाता है। तो इसे याद रखना लाइसोसोम को, ठीक है। देखिए जो गोल्जी बॉडी होता है ये पैकेजिंग का काम करता है। तो डी का हो जाएगा ए। तो गाइस इसका राइट आंसर 74 का क्या है, ए हो जाएगा। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने 5 क्वेश्चन यानी कि एक ही वीडियो में करा दिए, सॉरी एक ही क्वेश्चन में, बहुत सारे हैं आपको डिटेल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 75। सूची पहली को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, यानी कि दूसरी से। गैस कुछ टिश्यू दे रखे हैं और उनके कार्य हैं, मैंने जो आपको अभी बताए थे। देखिए जो गैस पेरेंट कायमा का है, देखिए जो पेरेंट कायमा है ये गैस एक प्लांट टिश्यू है, ठीक है। इसका देखिए जो कार्य होता है वो क्या होता है, भोजन का संग्रह करना, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गैस पहले को मैं क्या कर देता हूँ, 3 से। देखिए जो गैस कोलिन कायमा है इसका काम क्या होता है, लचीलापन प्रदान करना पौधे को। तो बी को 2 से। सोलिन कायमा मैंने आपको बताया था पौधे को कठोर बनाता है और सहारा प्रदान करता है, क्योंकि गाइस ये किसका मरा होता है, मृत कोशिकाओं का। देखिए जाइलम क्या होता है, जल का परिवहन करता है, जल और खनिज का, ठीक है, याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी क्वेश्चन थे आज के, मैंने थर्ड क्लास से आपके 25 क्वेश्चन करा दिए। अगर देखा जाए तो मैंने आपके लिए 50 से प्लस क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करा दिए, काफ़ी डिटेल में इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और गाइस वीडियो को शेयर आप जरूर कर दिया करिए, हमें जिससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और लोग हमारे साथ जुड़ें। और गाइस आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पहली क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं और आगे जो भी आने वाली हैं तो गाइस हर एक का आप पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। और गाइस मैं पहले भी आपके लिए 2 क्वेश्चन वीडियो करा चुका हूँ, 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक, ठीक है, जो गाइस मैंने 75 क्वेश्चन तीसरी क्लास में खत्म करा चुका हूँ। तो चलिए फिर गाइस आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते रहेंगे। और गाइस आप वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं भेज दीजिएगा किसी भाई बहन को। तो चलिए फिर गाइस मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।